क्या आपको पता है कि आप साल के करीब 4 से 5 महीने सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं? जी हाँ, टैक्स के रूप में आपकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जेब में पहुंचने से पहले ही काट लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो अरबों कमाते हैं, वो अक्सर एक आम इंसान से भी कम टैक्स क्यों भरते हैं? क्या ये कोई जादू है या फिर कोई गैर कानूनी काम? बिल्कुल नहीं। स्वागत है आपका जेन नैरेटिव्स के रिच डैड पुअर डैड एआई पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 4 में। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि क्यों हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के उस सबसे शक्तिशाली हथियार को डिकोड करेंगे जिसने अमीरों को एक अदृश्य कानूनी कवच दे रखा है, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। आज हम जानेंगे उस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो आपको सिखाती है कि सिस्टम से लड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम के नियमों को अपने हक में इस्तेमाल कैसे करना है। आज आप समझेंगे कि क्यों एक अमीर इंसान पहले खर्च करता है और आखिर में टैक्स भरता है, जबकि बाकी सब इसका उल्टा करते हैं। अगर आप भी उस सीक्रेट नॉलेज को जानना चाहते हैं जो आपको रैट रेस से बाहर निकाल सकती है, तो अपने हेडफोन्स लगाइए और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। बचपन में ना हम सब ने रॉबिन हुड की वो मशहूर कहानी तो सुनी ही है। वो जंगलों में छिपकर रहता था और अमीरों का खजाना लूटकर गरीबों में बांट देता था। हाँ, वो कहानी सुनने में तो बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। एकदम ऐसा लगता है कि समाज में बस यही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनसे लेकर बस जरूरतमंदों को दे दिया जाए। पर मैं आज सुबह इसी बारे में सोच रही थी, क्या हो अगर आज की इस गहन चर्चा में हम ये कहें कि ये जो रॉबिन हुड वाली सोच है ना, वही आज के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाला दावा है, लेकिन ये सच है। रॉबिन हुड का जो ये आदर्श है, वो सुनने में भले ही न्यायपूर्ण लगे, लेकिन वित्तीय दुनिया में इसी सोच ने मिडिल क्लास को सबसे गहरे जाल में फंसाया है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मकसद भी यही है। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम इस बात की पूरी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर टैक्स के इस भारी भरकम जाल से कैसे बच निकलते हैं। जबकि एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक बस मेहनत करता है, उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। सही कहा। और यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले एक बात और साफ कर देना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा में हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों के अनुभवों से आते हैं। हाँ, यानी एक तरफ एक बहुत ही पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी का नजरिया है, जिसे हम सोशलिस्ट विचारधारा कह सकते हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद अमीर पूंजीपति या बिजनेसमैन का नजरिया है। बिल्कुल। और हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष या पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये निष्पक्ष होकर देख रहे हैं कि ये दोनों पक्ष पैसे और टैक्स के खेल को किस अलग ढंग से देखते हैं। एकदम सही बात है। और ये निष्पक्ष होकर समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ टैक्स बचाने की कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में उस रैट रेस, यानी उस जीवन भर चलने वाली चूहों की दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता है, जिसमें अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मतलब ये देखना होगा कि टैक्स देने की ये जो व्यवस्था आज हमें इतनी नॉर्मल लगती है, वो शुरू कहाँ से हुई। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हाँ, और स्रोतों में जो जानकारी है वो सच में किसी को भी शौक आ सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि टैक्स तो हमेशा से ही दुनिया का हिस्सा रहा होगा। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शुरुआत में कोई टैक्स था ही नहीं। एक मिनट, क्या शुरुआत में कोई टैक्स नहीं था? तो फिर सरकारें चलती कैसे थीं? उस दौर में टैक्स केवल तब लगाए जाते थे जब देश को किसी बड़े युद्ध के लिए अचानक से पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। मतलब ये कोई पक्की अस्थायी चीज नहीं थी। अच्छा, तो सिर्फ युद्ध के समय? हाँ, उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अस्थायी रूप से टैक्स लगाया गया। समझ रही हूँ। या फिर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 1861 से 65 के बीच जो उनका सिविल वॉर हुआ था, उसकी फंडिंग के लिए जनता से पैसे मांगे गए थे। तब सरकारें आम जनता से बस एक अपील करती थीं कि देश संकट में है, अपना थोड़ा योगदान दें। तो जब युद्ध खत्म हो जाता था तो क्या टैक्स भी बंद हो जाता था? बिल्कुल, युद्ध खत्म तो टैक्स भी खत्म। रुको, अगर ये सिर्फ युद्ध के लिए था तो फिर ये हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? मतलब स्रोत ये बताते हैं कि 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को स्थायी कर दिया। हाँ,
और 1913 में अमेरिका में 16वें संशोधन के बाद इनकम टैक्स हमेशा के लिए लागू हो गया। यहाँ एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है। अमेरिका में तो लोग टैक्स के इतने खिलाफ थे कि सिर्फ चाय पर लगे टैक्स की वजह से बॉस्टन टी पार्टी जैसी ऐतिहासिक घटना हो गई थी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा विद्रोह था। तो फिर रातों रात ऐसा क्या जादू हुआ कि आम जनता ने खुद इनकम टैक्स के पक्ष में वोट दे दिया? मतलब कोई अपनी मेहनत की कमाई खुशी खुशी सरकार को देने के लिए क्यों तैयार होगा? और यहीं पर वो रॉबिन हुड वाला भ्रम काम आता है, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। अच्छा, वो कैसे? इन सरकारों को इनकम टैक्स का ये आइडिया बेचने में रातों रात सफलता नहीं मिली थी। इसमें करीब 50 साल लग गए। उन्होंने जनता के सामने टैक्स को एक हथियार की तरह पेश किया। एक हथियार? किसके खिलाफ? अमीरों के खिलाफ। ये कहकर प्रचार किया गया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए है। सरकार ने कहा कि हम अमीरों का जमा किया हुआ भारी पैसा निकालेंगे और उससे समाज की भलाई करेंगे। ओह, तो आम जनता जो पहले से ही गरीबी से जूझ रही थी, उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। उन्हें लगा होगा कि इसमें उनका तो कोई नुकसान है ही नहीं। बिल्कुल सही। इसी लालच में भारी संख्या में लोगों ने इस कानून के पक्ष में वोट दिया और इस तरह टैक्स संवैधानिक रूप से हमेशा के लिए लीगल हो गया। मतलब शुरुआत में ये दावा किया गया कि ये सिर्फ अमीरों पर लागू होगा, तो फिर ये मिडिल क्लास तक कैसे पहुंच गया? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार को सिर्फ एक रात अपने घर रुकने के लिए बुलाया हो, लेकिन वो इंसान हमेशा के लिए वहीं बस जाए, पूरे घर पर कब्जा कर ले और आपका सारा राशन भी खुद ही खाने लगे। अरे, ये एनालॉजी तो स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। सच में ऐसा ही हुआ था। तो फिर ये मिडिल क्लास पर कैसे आया? असल में जब अमीरों पर टैक्स वाला कानून पास हो गया तो सरकार के खजाने में अचानक से बहुत सारा पैसा आने लगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, पैसे आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा नौकरियां मिलने लगी, पेंशन की व्यवस्था होने लगी। लेकिन अमर, जैसा कि स्रोत में एक पूंजीपति के नजरिए से गहराई से समझाया गया है, एक बार सरकार के सिस्टम को पैसे का स्वाद मिल गया तो उसकी भूख लगातार बढ़ती ही चली गई। मतलब सरकार का आकार जितना बड़ा होता गया, उसे चलाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। एकदम सही। और जब सिर्फ अमीरों के पैसे से काम नहीं चला तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने अपनी नजरें नीचे की तरफ घुमा ली। यानी उन्होंने टैक्स के दायरे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। हाँ, जब अमीरों का पैसा कम पड़ने लगा तो सबसे पहले मिडिल क्लास को इसके घेरे में लिया गया और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ते बढ़ते सबसे गरीब तबके तक भी पहुंच गया। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जिस मिडिल क्लास और गरीब जनता ने अमीरों को सजा देने के लिए इस कानून को वोट दिया था, अंत में वही लोग इस टैक्स के जाल में सबसे बुरी तरह फंस गए। बिल्कुल, अमीर लोग इससे बाहर निकल गए और आम जनता पिसती रह गई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और यहीं से एक और अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि सरकार को हमेशा इतने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती ही रहती है? इस बात को समझने के लिए हमारे स्रोत में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बहुत ही शानदार तुलना की गई है। एक तरफ सरकारी सिस्टम है और दूसरी तरफ एक प्राइवेट बिजनेस का सिस्टम है। तो इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? फर्क यह है कि एक सरकारी सिस्टम और एक बिजनेस के काम करने का तरीका और उनकी सफलता को नापने का पैमाना एक दूसरे के बिल्कुल उलट होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, सोच कर देखिए, अगर कोई एक सरकारी विभाग है तो वहां किसी बड़े अधिकारी की सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसके पास कितना बड़ा बजट है, वो कितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है और उसके विभाग में कितने ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा, यानी सरकार में जिस विभाग का आकार जितना बड़ा होगा, उस अधिकारी का रुतबा भी उतना ही बड़ा माना जाएगा। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर कोई सरकारी विभाग पैसे बचा लेता है और अपने पूरे बजट को साल के अंत तक खर्च नहीं कर पाता, तो आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? उन्हें इनाम मिलता होगा पैसे बचाने के लिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो पैसे बचाते हैं तो अगले साल उनका बजट काट लिया जाता है। एक मिनट, इसे थोड़ा सा रुक कर समझते हैं। मतलब अगर कोई सरकारी अधिकारी ईमानदारी से काम करे और पैसे बचाए, तो उसे इनाम मिलने के बजाय सजा मिलती है। जी हाँ, सिस्टम को लगता है कि अगर इस विभाग ने पैसे बचा लिए हैं तो शायद इन्हें इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अगले साल उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। ओहो, इसका नतीजा तो ये होता होगा कि साल के अंत में हर विभाग अपना पूरा बजट बस किसी ना किसी तरह से खर्च कर देने की होड़ में लग जाता होगा। बिल्कुल, पैसे बचाने पर उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक प्राइवेट बिजनेस में चीजें बहुत अलग होती हैं। हाँ,
वहाँ तो सफलता इस बात में है कि कम से कम खर्च में कितनी ज्यादा कार्यकुशलता लाई जा सकती है। सही कहा। अगर कोई बिजनेस चलाने वाला इंसान पैसे बचाता है और कम लोगों के साथ ज्यादा काम करके दिखाता है तो उसकी तारीफ होती है, उसका मुनाफा बढ़ता है। तो यही वो बुनियादी वजह है जो टैक्स के लगातार बढ़ने का कारण बनती है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य और उसका पूरा ढांचा हमेशा अपना विस्तार करने के लिए बना है, इसलिए उसे हमेशा ज्यादा फंडिंग चाहिए होती है। और वो फंडिंग आसमान से तो गिरेगी नहीं, वो आम जनता के टैक्स से ही आनी है। लेकिन यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। क्या सरकार का काम लोगों की भलाई करना नहीं है? स्रोत में भी ये बात बताई गई है कि अमेरी पीस कॉर्प्स जैसी योजनाएं थीं जिनका मकसद दुनिया भर में लोगों की मदद करना था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार का ये खर्च बुरे इरादे से होता है? नहीं नहीं, यहाँ किसी के इरादों पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। अगर हम सिर्फ अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो सच्चाई बस इतनी है कि उद्देश्य चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब कोई किसी सिस्टम का आकार बढ़ाता है तो उसे चलाने का खर्च भी बढ़ता है। मतलब जितनी ज्यादा भलाई की योजनाएं बनेंगी उतने ही ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को काम पर रखना होगा। बिल्कुल, उन सभी की सैलरी, उनके ऑफिस, उनका प्रशासन, इस पूरे ढांचे को टिकाए रखने के लिए टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचता है। समस्या किसी इंसान के इरादों में नहीं है, बल्कि सिस्टम की बनावट में है जो हमेशा फैलना चाहती है। ये बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि टैक्स का दायरा बढ़ा और मिडिल क्लास उसमें फंस गया। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि जब ये सब हो रहा था तो अमीर लोग इससे कैसे बच निकले? उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और मजबूत कानूनी व्यवस्था का सहारा लिया, जिसे कॉरपोरेशन कहते हैं। कॉरपोरेशन? जब मैं ये शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में किसी बड़े शहर के बीचों बीच खड़ी एक बहुत बड़ी कांच की इमारत की तस्वीर बनती है, या फिर कोई बड़ी सी फैक्ट्री जहाँ सूट बूट पहने सैकड़ों लोग काम कर रहे हो। क्या श्रोता भी कॉरपोरेशन को ऐसा ही मानते हैं? यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है कॉरपोरेशन? एक कॉरपोरेशन कोई ईंट पत्थर या कांच की इमारत नहीं है, ना ही ये लोगों का कोई समूह है। ये बस किसी वकील के ऑफिस की दराज में रखी हुई एक फाइल है। रुको, क्या सच में आप कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जिनकी इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं वो बस एक कागज के फोल्डर से खुद को बचा रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये कागज का फोल्डर असल में एक बहुत ही ताकतवर कानूनी दस्तावेज होता है जो राज्य सरकार के पास रजिस्टर्ड होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कानूनी शरीर है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। मतलब कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन कानून की नजर में ये एक अलग इंसान की तरह काम करता है। एकदम सही। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये समुद्री व्यापार के दिनों से जुड़ा है। पुराने जमाने में जब अमीर लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में खजाना या मसाले ढूंढने के लिए अपने जहाज भेजते थे तो उसमें बहुत जोखिम होता था। हाँ, जहाज समुद्र में तूफान में डूब सकता था या समुद्री डाकू उसे लूट सकते थे। बिल्कुल। इसलिए अमीर लोग अपना सारा पैसा दांव पर लगाने के बजाय एक कॉरपोरेशन बनाते थे। वे इस कॉरपोरेशन में अपना थोड़ा पैसा लगाते और फिर वो कॉरपोरेशन एक क्रू को काम पर रखता था और जहाज भेजता था। अच्छा, तो अगर जहाज डूब भी गया तो क्या अमीर इंसान की अपनी निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती थी? हाँ, वो केवल उतना ही पैसा हारता था जितना उसने उस एक जहाज में लगाया था। कोई उसका घर या उसकी निजी संपत्ति नहीं छीन सकता था। मतलब कॉरपोरेशन एक अदृश्य लीगल शील्ड की तरह है। जैसे अगर किसी ने कोई वीडियो गेम खेला हो तो उसमें कई बार प्लेयर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच आ जाता है जिससे दुश्मन के हमले का असर उस पर नहीं होता। अरे वाह, ये एकदम सटीक एनालॉजी है। कॉरपोरेशन भी अमीरों के लिए वैसी ही एक इनविजिबल लीगल शील्ड है और इस कवच के अंदर रहकर खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कॉरपोरेशन के इनकम टैक्स की दरें एक आम व्यक्ति की टैक्स दरों से काफी कम होती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये कि कॉरपोरेशन अपने खर्चों को टैक्स देने से पहले चुका सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी आम वेतनभोगी कर्मचारी के पास कभी नहीं होती। बिल्कुल। इस खर्च और टैक्स वाले पॉइंट पर हम अभी गहराई से बात करेंगे क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन उससे पहले इस लीगल शील्ड को इस्तेमाल करने की काबिलियत पर आते हैं। स्रोत के अनुसार सिर्फ एक कंपनी बना लेना काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शील्ड का असली फायदा उठाने के लिए
हमें खास तरह की नॉलेज चाहिए होती है जिसे फाइनेंशियल आईक्यू यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता कहा गया है। इसके 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। तो वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है अकाउंटिंग, यानी नंबरों को पढ़ने और समझने की क्षमता। अगर कोई इंसान एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना ही चाहिए। मतलब ये समझना आना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। और तीसरा है मार्केट्स को समझना। बाजार में सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है और भावनाएं बाजार को कैसे चलाती हैं, ये जानना। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो है लॉ, यानी कानून और टैक्स के नियमों की समझ। और यही वो चौथा पिलर है जो बाकी 3 पिलर्स को एक साथ जोड़कर एक तरह की विस्फोटक ग्रोथ देता है। हाँ, जो लोग टैक्स के फायदों और मुकदमों से बचने के कानूनी तरीकों को समझते हैं, वो बहुत तेजी से अमीर बनते हैं। अमीर लोग सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनके नाम पर कुछ नहीं होता। सब कुछ किसी कॉरपोरेशन या ट्रस्ट के नाम पर होता है। बिल्कुल। अगर कोई उन पर केस कर भी दे तो उस व्यक्ति को अदालत में पता चलता है कि उस अमीर इंसान के पास निजी तौर पर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या सच में इन चारों पिलर्स की एक साथ जरूरत है? आपका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी को मार्केट और इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी समझ हो गई, वो शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर काफी मुनाफा कमा रहा है, तो क्या वो सिर्फ उसी के दम पर अमीर नहीं बन सकता? पैसा कमा सकता है, लेकिन वो उस दौलत को लंबे समय तक बचाकर नहीं रख पाएगा। इसे एक कुर्सी की तरह सोचिए जिसके 4 पाए हैं। अच्छा, कुर्सी के 4 पाए? हाँ, अगर सिर्फ इन्वेस्टिंग का पाया है लेकिन लॉ और अकाउंटिंग का पाया नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन फिर भारी भरकम टैक्स के जरिए या किसी कानूनी मुकदमे के जरिए वो सारा पैसा वापस सिस्टम में चला जाएगा। मतलब बिना कानून की समझ के सब बेकार है। स्रोत में से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ये पैदल चलने और हवाई जहाज से उड़ने के बीच का फर्क है। सिर्फ इन्वेस्टिंग पैदल चलने जैसा है, लेकिन इन चारों स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको हवाई जहाज से उड़ने की ताकत देता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे चौंकाने वाले पॉइंट पर आते हैं। वो पॉइंट जिसने मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है कमाई और खर्च का फॉर्मूला। हाँ, जब हम एक नौकरी पेशा इंसान के कैश फ्लो की तुलना एक कॉरपोरेशन के कैश फ्लो से करते हैं, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल, यही वो बुनियादी अंतर है जो अमीरी और गरीबी के बीच की असली खाई पैदा करता है। आइए पहले एक आम कर्मचारी का कैश फ्लो देखते हैं। एक आम इंसान कैसे कमाता है? उसके बाद सबसे पहले सीधे सरकार को टैक्स देता है, और टैक्स कटने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा उसके हाथ में बचता है, वो उसी में से अपने घर के सारे खर्चे चलाता है। और स्रोत में एक बहुत ही परेशान करने वाला आंकड़ा भी दिया गया है कि औसतन लोग जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि वे सरकार का टैक्स चुका सकें। बिल्कुल, साल के लगभग 5 महीने की मेहनत सीधे सरकार की जेब में चली जाती है। और इसमें सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करता है, प्रमोशन पाता है, तो उसका टैक्स ब्रैकेट भी बढ़ जाता है। अब इसके बिल्कुल उलट एक कॉरपोरेशन कैसे काम करता है? कॉरपोरेशन पहले पैसे कमाती है, फिर उस पैसे में से जितना हो सके उतने लीगल खर्चे करती है, और अंत में खर्च करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ और सिर्फ उसी पर टैक्स देती है। ये प्री टैक्स डॉलर से खर्च करने का कॉन्सेप्ट सच में सबसे बड़ा गेम चेंजर है। बहुत बड़ा। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्री टैक्स खर्च करने का असली मतलब क्या है? मान लीजिए हम किसी ने 100 रुपए कमाए, तो क्या वो बिना टैक्स दिए उसे खर्च कर सकता है? हाँ, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक आम इंसान 100 रुपए कमाता है, सरकार उसमें से 30 रुपए टैक्स ले लेती है। हाँ। अब उस इंसान के पास 70 रुपए बचे, जिससे उसे अपना घर चलाना है, गाड़ी खरीदनी है। और कॉर्पोरेशन? अब एक कॉर्पोरेशन को देखिए, वो भी 100 रुपए कमाती है, लेकिन वो 30 रुपए टैक्स देने के बजाय पहले उस 100 रुपए में से 70 रुपए कार मीटिंग्स और अन्य सुविधाओं पर खर्च कर देती है। अच्छा। अब कॉर्पोरेशन के पास सिर्फ 30 रुपए बचे, सरकार सिर्फ इस 30 रुपए पर अपना टैक्स लेगी। यानी कॉर्पोरेशन ने टैक्स देने से पहले ही अपने शौक और जरूरतें पूरी कर ली। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब एक कॉर्पोरेशन के लिए किसी महंगी जगह पर छुट्टियां मनाना एक बोर्ड मीटिंग बन जाता है, और वो कंपनी का लीगल खर्च मान लिया जाता है। बिल्कुल। कार की ईएमआई, कार का इंश्योरेंस, रिपेयरिंग और यहां तक कि रेस्टोरेंट के बिल भी कानूनी रूप से कंपनी के खर्चे बन जाते हैं। यानी अमीर लोग पहले अपनी लाइफस्टाइल का खर्च निकालते हैं और फिर बचे हुए पैसों पर कम रेट से टैक्स देते हैं,
जबकि एक आम इंसान पहले अपनी कमाई में से टैक्स कटवाता है और फिर बचे खुचे पैसों से गुजारा करता है। हमारे स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। स्रोत के लेखक अपने शुरुआती दिनों में जेरोक्स कंपनी में कर्मचारी थे। हाँ, वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब भी वे अपनी पे स्लिप देखते तो उसमें भारी भरकम टैक्स कटावा देखकर बहुत निराश हो जाते थे। लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम को समझा और अपनी खुद की एक कॉरपोरेशन बना ली। जी, उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ अपने निवेश बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही सालों में उनका वो छोटा सा कॉरपोरेशन उन्हें उनकी फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा पैसा कमा कर देने लगा। और इसमें सबसे मजेदार किस्सा पोर्शे कार का है। अरे हाँ, वो पोर्शे वाला किस्सा। जब उन्होंने अपनी पहली चमचमाती पोर्शे कार खरीदी तो उनके ऑफिस के साथियों को लगा कि उन्होंने अपना सारा कमीशन इस महंगी कार पर उड़ा दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि उनकी नौकरी की इनकम से वो कार आई ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पैसे को एसेट्स में लगाया था और उन एसेट्स से जो रेगुलर पैसा आ रहा था उससे उनके कॉरपोरेशन ने उनके लिए वो कार खरीदी थी। वो भी टैक्स देने से पहले के पैसों में। हाँ, उनका हर एक रुपया एक बेहतरीन कर्मचारी की तरह काम कर रहा था जो और रुपए कमा कर ला रहा था ताकि बिजनेस ओनर के लिए एक नई कार खरीदी जा सके। और इसी सिलसिले में रियल एस्टेट से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प टैक्स नियम स्रोत में बताया गया है, जिसे 1031 एक्सचेंज कहा जाता है। ये एक ऐसा नियम है जो प्रॉपर्टी से मुनाफा कमाने वालों को बहुत बड़ी छूट देता है। जी हाँ, आमतौर पर जब कोई इंसान अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है और उस पर उसे मुनाफा होता है तो सरकार उस मुनाफे पर टैक्स मांगती है। बिल्कुल। लेकिन ये 1031 एक्सचेंज का नियम कहता है कि अगर आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं उसे तुरंत किसी और बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते हैं तो आपको उस मुनाफे पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब आप बस एक छोटी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते जाइए और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एकदम सही। ये तो लीगल तरीके से टैक्स को टालने और अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जानकारी की कमी की वजह से इन मौकों को हमेशा मिस कर देते हैं। बिल्कुल। अमीर लोग सिस्टम के नियमों से डरते नहीं हैं, ना ही वे इसके बारे में शिकायत करते हैं। वे बस इन नियमों को गहराई से समझते हैं और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना सीख जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी और लंबी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि रॉबिनहुड की जो सोच थी कि अमीरों पर टैक्स लगाओ, उसने असल में अमीरों का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अंत में मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आई कि सरकार का जो ढांचा है वो इस तरह से बना है कि उसे हमेशा अपना आकार बढ़ाना है। हाँ, बजट खर्च करने पर उन्हें इनाम मिलता है और बचाने पर सजा। इसलिए सरकार की पैसों की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। तीसरी बात, कॉरपोरेशन कोई बड़ी सी कांच की इमारत नहीं है, बल्कि ये टैक्स और मुकदमों से बचने का एक लीगल फोल्डर है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। और चौथी बात, अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं, जबकि आम इंसान पहले टैक्स देता है। ये सारा खेल सिर्फ जानकारी और कंट्रोल का है। तो आज के इस विश्लेषण से ये तो पूरी तरह साफ हो गया कि सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के भरोसे बैठना दरअसल एक बहुत बड़ा जोखिम है। बिना वित्तीय समझ के इंसान बस इस सिस्टम की कठपुतली बनकर रह जाता है। और यही वजह है कि वित्तीय शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कोई सिस्टम को समझ लेता है तो वो डरना छोड़ देता है। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अमरूद स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, अगर कोई इंसान पैसे के लिए काम करता है तो वो अपनी ताकत अपने बॉस को दे देता है, लेकिन अगर पैसा उस इंसान के लिए काम करता है तो ताकत और कंट्रोल हमेशा उसी के हाथ में रहता है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। हाँ, तो कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे और काम पर जाने के लिए तैयार होंगे तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप अपनी ताकत किसी और को सौंपने जा रहे हैं या फिर अपनी खुद की लीगल शील्ड बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। हमें इतनी गहराई से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन विचारों को खुद भी एक्सप्लोर जरूर करें। बिल्कुल। अगली ऐसी ही किसी नई और गहरी चर्चा में हमारे साथ फिर जुड़ें।